हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। आज का जो लेक्चर वीडियो है वो मेनली है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो किसी डायरेक्शन में, तो किसी और डायरेक्शन में उसको मोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आता है, यही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये सीखेंगे हम लोग। और हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ वगैरह सब सीखेंगे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इतना कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए इस तरफ है, कोई वेक्टर ए इस तरफ है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक प्रोजेक्शन इस तरफ भी है और इसका एक प्रोजेक्शन इस तरफ भी है। एक इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी प्रोजेक्शन है, एक इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग भी प्रोजेक्शन है। तो आप इसको कंपोनेंट कहें, रेजोल्यूशन कहें, या क्या कर सकते हैं आप, इसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी है, एक्स ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी है। ठीक है, और जब भी आप कंपोनेंट लिखते हैं ना, तो कंपोनेंट एक स्केलर टर्म है। कंपोनेंट क्या है? एक स्केलर टर्म है। तो निश्चित तौर पे इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिखा जाएगा इसकी तरफ। तो ए का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं ए। अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये एक हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया इसका बेस, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये इसको बेस कहेंगे, ये इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस के बराबर, ए के बराबर। तो बी का वैल्यू आ जाएगा ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसी में यदि हम परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा। कैसे आएगा भाई? तो आप ये साइन थीटा लिखते हो तो साइन थीटा को क्या लिखोगे आप? साइन थीटा को लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई ए, तो पी का वैल्यू हो गया ए साइन थीटा। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कॉस थीटा आप लिखोगे तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो बेस का वैल्यू ये। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये बी जो लिख रहा हूं मैं, ये एक्स कंपोनेंट है, और ये पी जो लिख रहा हूं मैं, ये वाई कंपोनेंट है। इसका प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि P जो है इसका y कंपोनेंट है, तो ए वाई को क्या मैं ए साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? और यहाँ पे मैं ये जो B है ये क्या है? x कंपोनेंट है, तो इसको ax को मैं a cos थीटा लिख सकता हूं क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया? a का x कंपोनेंट भी आ गया और a का y कंपोनेंट भी आ गया। ओके, तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो क्या मैं वेक्टर a को, जो वेक्टर ए है वो ये वेक्टर ए है, इसका एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ भी है, इसका एक प्रोजेक्शन वाई एक्सिस की तरफ भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या? वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा जा सकता है क्या? बताइए। तो यदि आप इस फॉर्म में लिखिएगा, इस फॉर्म में यदि आप इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा। अब यहां से आप ए को कॉमन कर लोगे, ए वेक्टर ए को कॉमन कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ए वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा, ए वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आ जाएगा ए वेक्टर का वैल्यू। तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसको इस तरीके से लिखने में। तो ए वेक्टर कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, और ए साइन थीटा इसका क्या हो गया? वाई कंपोनेंट हो गया। चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, तो कुछ और भी आपको क्लियरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ब्लॉक पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। कितना एंगल पे लग रहा है? ये
37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो इस 10 न्यूटन का एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और एक वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, ये 10 न्यूटन का एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, एक वाई कंपोनेंट भी होगा। अब देखिए, जब आप एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे कोई वेक्टर ए है और इधर से यदि थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिधर से एंगल बना रहा है उधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट 10 कॉस 37 डिग्री हो जाएगा क्या? और क्या इसका y कंपोनेंट 10 साइन 37 डिग्री हो जाएगा क्या? आ गया। तो फोर्स का x कंपोनेंट आ गया 10 cos 37 डिग्री। cos 37 कितना होता है 4/5। तो यहाँ पे आप 10 इंटू 4/5 यदि पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग, और y एक्सिस के लॉन्ग कितना आ जाएगा 10 साइन 37 डिग्री है, y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स कितना है 10 साइन 37 डिग्री। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आ गया और y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आ गया। तो क्या इस फोर्स को मैं, इस फोर्स वेक्टर को मैं 8i कैप प्लस 6j कैप न्यूटन लिख सकता हूं क्या? ये फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं 8i कैप प्लस 6j कैप न्यूटन। इस तरीके से फोर्स लिखा जा सकता है ना। तो ये फोर्स का इक्वेशन आप रिजॉल्व करके कुछ ऐसा लिख सकते हो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, ठीक है ना। और F1 जो है ये θ1 एंगल बना रहा है और F2 जो है ये θ2 एंगल बना रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पे बोला जा रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स, कैलकुलेट द नेट फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म। और दिया हुआ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोप्लेनर F1 F2 जो है एक ही प्लेन में ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है। तो वैसे दो वेक्टर तो प्लेन में होगा ही एक दूसरे के। चलिए देखिए, ऐसा कुछ है, ये फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे आपको नेट फोर्स निकालना है, कैलकुलेट द नेट फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो आपको सबसे पहले एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है नेट फोर्स का, उसके बाद आपको नेट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट निकालना है, और फिर उसको आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप इसको, इस तरफ क्या हो जाएगा F1 cos θ1 हो जाएगा क्या, और इसका ये वाला कंपोनेंट F2 cos θ2 हो जाएगा क्या, और इसका ये कंपोनेंट F2 sin θ2 हो जाएगा क्या, क्या इसका ये कंपोनेंट F1 sin θ1 हो जाएगा क्या? ठीक है। तो अब इसका x कंपोनेंट Fx जो लिखेंगे हम लोग, एक इस तरफ पॉजिटिव तरफ लगा, एक नेगेटिव तरफ लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2। ये नेट फोर्स हो गया x एक्सिस के लॉन्ग। देखिए ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2। ये हो गया। तो ये x एक्सिस के लॉन्ग लगने वाला नेट फोर्स हो गया। ये y एक्सिस के लॉन्ग की यदि बात करेंगे तो F2 sin θ2 भी ऊपर लग रहा है, F1 sin θ1 भी ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2। ये हो जाएगा Fx का वैल्यू। ठीक है, Fx का वैल्यू हो जाएगा F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2, और Fy का वैल्यू हो जाएगा F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2। तो ये हो गया Fx और Fy नेट फोर्स। तो अब इसको यदि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2, ये आई कैप हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2, जे कैप हो गया, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये F नेट फोर्स अब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकल गया। यही कैलकुलेट करना था। अब इसी में यदि रिजल्टेंट कैलकुलेट करना रहता तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देते। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना रहता तो क्या करते, F नेट यदि कैलकुलेट करना रहता तो क्या करते बताइए।
क्या करते, एफ एक्स का स्क्वायर कर देते प्लस एफ वाई का स्क्वायर कर देते। एफ एक्स कहाँ से मिलता, यहाँ से मिलता, एफ वाई कहाँ से मिलता, यहाँ से मिलता। तो इस तरीके से हम लोग एफ नेट फोर्स इससे निकाल सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने सीखा है ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कुछ और भी इसमें बातें कर लेते हैं हम लोग, समझिएगा इस बात को। देखिएगा, जैसे अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में देखिए क्या है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस को इधर भी बना देते हैं बहुत लोग। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और मान लेते हैं कोई फोर्स कुछ इस तरीके से है, कोई वेक्टर कुछ इस तरीके से है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, तो जिधर कंपोनेंट लिखना रहता है उधर कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे इसका ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या वो ए कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉस अल्फा के बराबर होगा। क्या ए वाई का वैल्यू ए कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा। और क्या ए जेड का वैल्यू ए कॉस गामा के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट ए का वैल्यू होगा, ए नेट, तो अब इस वेक्टर ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, ए कॉमन, और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कुछ ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए। तो ए वेक्टर का वैल्यू आ गया ए कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब यहाँ पे यदि आप इसके मैग्नीट्यूड को लिखिएगा तो ए का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? और यदि आप ये समझ रहे हैं तो ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, इसका रिजल्टेंट निकालते थे, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिए इसको। यहाँ पे जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे ही रह जाएगा और आई जे के है इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब यदि आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा डेट इज इक्वल टू 1। यही इक्वेशन आएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ना, इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए एक्स बाई ए, कॉस गामा इक्वल टू ए एक्स बाई ए, यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और इन तीनों का जो स्क्वायर का जो सम होता है ये कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कैसे हुआ आपने देख लिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सब में तो बाहर निकल गया। बाकी हो गया क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू का जो स्क्वायर का जो समेशन है वो 1 के बराबर हो गया। अच्छा, इसमें भी कुछ और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब ये 1 इधर आ गया तो 3 - 1 2 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितने के बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितने के बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। इस तरीके से आया, बन गया, कोई परेशानी नहीं है। तो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये दो इक्वेशन यदि आपको पता है, ये इक्वेशन, तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। एक एक्स्ट्रा आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं। वैसे मेमोराइज का कोई बात है नहीं, आप यदि समझ लिए हैं तो काम चल सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो था डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड था, कॉम्पोनेंट से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं, कुछ देखिएगा। देखिए एक पॉइंट क्या है, जैसे ये वेक्टर ए इधर है, ये वेक्टर बी इधर है, ठीक है, इसके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, वो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर है, ओके। तो यहां पे यदि पूछा जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ ए, कॉम्पोनेंट ऑफ ए along B, कंपोनेंट ऑफ ए along B, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा a cos थीटा, ठीक है। और यदि इसको वेक्टर में वेक्टर कंपोनेंट कहा जाए या वेक्टर प्रोजेक्शन कहा जाए, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये a cos थीटा तो होगा, साथ साथ वेक्टर के along वेक्टर प्रोजेक्शन लिखना है, तो यहां पे क्या करेंगे b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a cos थीटा इंटू b का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और सेम तरीके से b का भी प्रोजेक्शन लिख सकते हैं। तो b का प्रोजेक्शन मैं वेक्टर प्रोजेक्शन ही लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन या वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, अच्छा ये वेक्टर प्रोजेक्शन था, ऑफ ए along b। तो ये देखिए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b along a, ये कितने के बराबर हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b along a, तो ये क्या हो जाएगा b cos थीटा a कैप, ये हो जाएगा। a कैप क्या है, a का यूनिट वेक्टर है और b कैप क्या है, b का यूनिट वेक्टर है। अब निकाल सकते हैं, b का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b कर देंगे। a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, a कैप निकालना है तो क्या करेंगे, a वेक्टर को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा किस तरीके से कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का, किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये हम लोगों ने अभी सीखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग जो सीखते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेक्टर का दो तरीके से हो सकता है, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। देखिए वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तीन तरीके से होता है, एक होता है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, और थर्ड जो होता है वो होता है उसका ऐड करके सीधा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, जो कि पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर का हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, ये सब सीख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ को सीखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये एक वेक्टर है, इसमें ये जो वेक्टर है इसका ये हेड है और ये इसका टेल है, ठीक है, समझ गए ना। और यदि दो वेक्टर का टेल एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसके बीच में यदि थीटा एंगल है तो कहा जाएगा कि ये दो वेक्टर का एंगल है। थीटा क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और जब दोनों वेक्टर के टेल को हमने मिला दिया
तो जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए ना, कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसके बीच में जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर कितना एक दूसरे से एंगल बनाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ से ला करके यहाँ, इधर से ला करके इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। तो यदि इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, ये वेक्टर बी कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल कितना बनाएगा, देखिए ये पैरेलल शिफ्ट हो गया, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच में अब कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, अभी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अब क्या होगा, इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई परेशानी नहीं है, आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो ए को यदि पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ए वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इसके बीच में कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो क्या कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितने का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बातें हो गई, दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो गई। सुनिएगा, समझिएगा। तो जैसे अब बात करते हैं कि ये दो वेक्टर है, ये दोनों का एक तरीके से टेल कनेक्टेड है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब अभी तो इसका टेल इसके टेल से कनेक्टेड है। यदि हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया, इसको पैरेलल मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अब जो है ए और बी का रिजल्टेंट किधर होता, इधर होता। ए और बी का रिजल्टेंट ये आर होता, ए और बी का रिजल्टेंट। और ए और बी का जो रिजल्टेंट है, क्या ये दोनों वेक्टर को मिलाने से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो जब भी वेक्टर का एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होगा, एक वेक्टर का हेड, फिर से सुन लीजिए, एक वेक्टर का हेड जब दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों वेक्टर के समेशन से मिलेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर आर कितने के बराबर होगा, ए प्लस बी। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या कहते हैं इसको, ये ट्रायंगल लॉ कहलाता है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय summation of vector A and vector B, that is called resultant of this vector, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एक और इसमें ट्रिक क्या है, ये जैसे कोई भी तीन वेक्टर आप ले लो, ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया। अब समझना, ये साइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ, A इधर, B इधर, माइनस प्लस C, जिधर आप जा रहे हो उधर ही वेक्टर का डायरेक्शन भी है। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू 0। जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो सकता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि मान लेते हैं एक वेक्टर a इधर है, ये वेक्टर b इधर है, और तीसरा वेक्टर ये वेक्टर c इधर है। तो यहाँ से चलिए a प्लस बी, अब देखिए ये इधर तो आ नहीं रहा है, ये इस तरफ है, तो इसको क्या करेंगे, पलटना पड़ेगा हमको। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर c डैट इज इक्वल टू 0। क्यों, देखिए a इधर ही था, b इधर ही था, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है। तो यदि हमको इधर जाना है तो इसको पलटना पड़ेगा। और किसी भी वेक्टर को यदि पलटना है, यदि a वेक्टर इधर है तो इधर जो होगा वो माइनस a वेक्टर होगा। ये समझ जाइए, a वेक्टर यदि इधर है तो माइनस a वेक्टर किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि ये x वेक्टर ऊपर है तो नीचे जो होगा वो माइनस x वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे c इस तरफ है और हमको यदि इधर से यहाँ तक जाना है तो c को पलटना होगा। तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब c को पलट के मैंने जोड़ दिया है। तो a प्लस बी माइनस सी, तो c कैसे मिलेगा आपको, a प्लस बी करने से मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलिए। अब इस केस में आ जाइए, a
प्लस बी, और आर तो इधर है नहीं, तो माइनस आर दैट इज इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो ट्रायंगल लॉ यही है, ठीक है। और यदि हम इसको वर्ड में लिखें, इसको यदि हम वर्ड में लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, इसको वर्ड में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, इफ हेड ऑफ वन वेक्टर is connected with tail of second vector, then their resultant vector is given by sum of above two vector, ठीक है। इफ हेड ऑफ वन वेक्टर कनेक्टेड टू टेल ऑफ अदर वेक्टर, if head of one vector is connected to tail of other vector, then their resultant vector is given by summation of these two vector. This is called triangle law, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर आर हो गया, इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट सीखते हैं, देखिएगा। तो जैसे अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जैसे ये जो पॉइंट है एक आर वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन है एक पॉइंट का, ये जो है एक ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन है। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया होगा, किसी भी रास्ते से गया होगा, यहां से यहां तक पहुंच गया। ये आर इनिशियल है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां से यहां गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मैं वेक्टर आर लिख देता हूं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये इनिशियल पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था। ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन चला गया, आर आई से आर एफ हो गया इसका पोजीशन। तो अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट है, और ये कैसे कैलकुलेट होगा, आर आई प्लस आर माइनस आर एफ दैट इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, ये इधर है, ये इधर है, और ये इस तरफ है, तो क्या लिखेंगे, आर आई वैक्टर प्लस आर वैक्टर माइनस आर एफ वैक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर आर कैसे मिलेगा आपको, आर एफ वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करने से आपको ये आर वेक्टर मिला है, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये क्या हो गया, आर वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये समझ में आ गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को सीखा है। अब जैसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये भी बहुत आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है जो कि दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और कोई बी वेक्टर है जो कि दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या बहुत आसान है। ए प्लस बी वैक्टर जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, एक्स वाला एक साथ ऐड होगा, वाई वाला एक साथ ऐड होगा, वाई कॉम्पोनेंट एक साथ ऐड हो जाएगा, और जेड कॉम्पोनेंट क्या होगा, एक साथ ऐड होगा। तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेक्टर लिखता हूं, ए का वैल्यू लिखता हूं 2y प्लस 3j, और बी का वैल्यू लिखता हूं
आई प्लस जे, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या इसमें के भी लिख देता हूँ, तो ए प्लस बी, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा, 2i प्लस आई 3i, 3j प्लस जे 4j, और k तो है नहीं इसमें तो सीधा k हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये हो गया a प्लस बी का वैल्यू। तो जब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो कुछ इस तरीके से एडिशन होगा, और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन करना भी बहुत आसान है। ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए ये भी मैं तुरंत आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे a माइनस ए वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी करना है तो क्या हो जाएगा, ये एक साथ घटेगा, ये एक साथ घटेगा, ये एक साथ घटेगा, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। तो क्या होगा, ax माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ay माइनस बी वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, az माइनस बी जेड के कैप। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे इसी में यदि सब्ट्रैक्शन करना था, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना था तो क्या हो जाता, 2i माइनस आई क्या हो जाता, i कैप। ठीक है, 3j माइनस जे क्या हो जाता, 2j कैप। ठीक है, 0 माइनस के तो क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस के कैप। तो a माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर कुछ ऐसा हो जाता। अब इसी में यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या होता, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो इस तरीके से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। एडिशन, अच्छा, ट्रायंगल लॉ में यदि सब्ट्रैक्शन को देखना हो तो वो भी बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। इसको मैं इरेज करता हूँ, लिख लीजिए आप इसको। ट्रायंगल लॉ में जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी बहुत आसान है। जैसे देखिए, एक वेक्टर a इधर है, एक वेक्टर a इस तरफ है, ठीक है, और एक वेक्टर b इस तरफ है। अब इसको यदि हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो b वेक्टर इधर आ जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा ये क्या मिलेगा, a प्लस वेक्टर b मिलेगा, है ना। ठीक है, लेकिन यदि हमको a माइनस बी करना हो तो क्या करेंगे, तो इस b को पलट दीजिए, b को पलटिए तो ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर इधर हो जाएगा। तो b वेक्टर को जो पलटे तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, हो गया ना। अब a और b, अब ये कैसे हो गया, a वेक्टर इधर हो गया, समझिएगा, a वेक्टर इधर हो गया और b वेक्टर माइनस बी वेक्टर इधर हो गया। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा ना। ये दोनों, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को इधर खींचिए और इधर खींचिए तो ये पॉइंट पे नेट फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ फोर्स लग जाएगा। ठीक है, जो कि आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से, यही रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करके। तो ये जो हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ का सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हो गया। इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत आसान है। और देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप यदि इसको समझ चुके हैं तो मैं आगे इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए थोड़ा सब्ट्रैक्शन को थोड़ा और हम लोग ट्रिकी वे में सीख लें। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, ठीक है, वेक्टर सी इधर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए यहाँ से यहाँ में आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और इधर तो जा नहीं रहा हूँ तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस सी करेंगे, माइनस सी वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, वेक्टर ए इज गिवन बाय वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ट्रिक एडिशन में लगाया था उससे हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इधर जाएगा, बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, सी इधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के बारे में सीखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।